गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले टॉपिक में हमने द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ा था कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर स्थित होता है, और आज हम दो कणों की निकाय का द्रव्यमान केंद्र समझते हैं कि दो कण आपके पास हैं, उनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारी एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है। यहाँ पर ओ ये मूल बिंदु है। यहाँ से दो कण आपके पास है, M1 और M2। दो कण हैं जिनकी मूल बिंदु O से स्थिति सदिश R1 तथा R2 है। कितनी दूरी पर स्थित है? ये R1 जो है स्थिति सदिश पर है, या R2 स्थिति सदिश पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर दो कण हैं M1 M2। तो हमने इन दोनों कणों का द्रव्यमान केंद्र के बारे में यहाँ पर बताना है कि इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर स्थित होगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पहला कण है, पहले कण पर दूसरे कण के द्वारा जो लगने वाला बल है, या पहले कण पर लगने वाला जो बल है कितना बल लगता है, दूसरे कण पर जो है कितना बल लगता है, तो इसको हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो प्रत्येक कण पर, पहला कण हो चाहे दूसरा कण हो, प्रत्येक कण पर दो बल कार्य करते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर M1 कण की, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक M2 के द्वारा, जो कण यहाँ पर M2 है, इस कण के द्वारा इस पर लगाया गया बल, और दूसरा जो बल है जो बाह्य बल इस पर लग रहा है, बाहर से जो इस पर बल लग रहा है, तो इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से कण M2 यहाँ पर है, इस कण पर भी दो बल कार्य करेंगे। एक तो M1 के द्वारा जो इस पर बल लगाया जा रहा है, और दूसरा जो बाहर से बाह्य बल जो है जो इस पर कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से कण 1 पर भी दो बल कार्य करते हैं, और कण 2 पर भी दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का कुल बल ज्ञात कर लेंगे। तो दोनों पे जो बल लग रहे हैं उनका हम योग कर लेंगे। कुल बल, पहले बल पर बल धन दूसरे बल पर लगा बल, तो उन दोनों को हम जो है आपस में जोड़ देंगे, तो हमारा जो यहाँ पर इस निकाय पर लगने वाला कुल बल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिखेंगे। माना दो कण जिनके द्रव्यमान M1 व M2 हैं तथा मूल बिंदु O से इनकी स्थिति सदिश R1 तथा R2 है। माना पहले कण पर लगने वाला बल F1 दैट इज इक्वल टू F12, यानी कि पहले कण पर दूसरे कण के द्वारा लगने वाला बल। 1-2 का मतलब है यहाँ पर कि पहले कण पर दूसरे कण के द्वारा लगने वाला बल, प्लस F1 डैश, ये हमारा बाय बल हो गया है, पहले कण पर लगने वाला बाय बल। इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। यहाँ पे इसको लिख लेंगे F12, ये क्या आपके पास पहले कण पर दूसरे कण द्वारा लगाया गया बल, तथा F1 डैश वातावरण द्वारा लगाया गया बल। इसी प्रकार दूसरे कण पर लगने वाला बल F2 दैट इज इक्वल टू F21 प्लस F2 डैश बाय बल। तो F21 का मतलब क्या हुआ कि दूसरे कण पर पहले कण के द्वारा लगाया गया बल। अब यहाँ पर कुल बल निकाल लेंगे। इस निकाय पर जो है कुल बल कितना लग रहा है, अतः कुल बल F दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 मान रख दीजिए। यहाँ पर ये आपको आ जाएगा F12 प्लस F1 डैश प्लस F21 प्लस F2 डैश। सारे वेक्टर में है तो वेक्टर का चिन्ह लगाते रहेंगे। समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर यहाँ पर हम लगाएंगे, सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, परंतु संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन का जो दर होती है लगाए गए बल के बराबर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसलिए F1 दैट इज इक्वल टू dP1 बटे dt और F2 दैट इज इक्वल टू dP2 बटे dt। अब इसके अनुसार जो कुल बल कितना लग गया है,
एफ दैट इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे F1 प्लस F2, ये आपका आ जाएगा dP1 बटे dt प्लस dP2 बटे dt। इसको क्वेश्चन नंबर 4 ले लेंगे। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, इन दोनों की आपस में तुलना करते हैं तो हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में बल बराबर है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर देंगे, तो इसको लिख लीजिए F12 प्लस F1 डैश प्लस F21 प्लस F2 डैश दैट इज इक्वल टू dP1 बटे dt प्लस dP2 बटे dt। इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए गति के तृतीय समीकरण से क्रिया का एक क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। तो यहाँ पर भी दो बल कार्य कर रहे हैं, तो इनका भी क्या होगा, एक क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, यानी कि इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल और इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत और बराबर होंगे। ठीक है ना, तो इस पर हम लिख सकते हैं, चूंकि गति के तृतीय नियम से समीकरण से क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अतः F12 दैट इज इक्वल टू -21। ये हम समीकरण 5 में रख देंगे। तो यह समीकरण 5 से मान रखने पर F12 प्लस F1 डैश माइनस F12 प्लस F2 डैश दैट इक्वल dP1 बटे dt प्लस dP2 बटे dt। तो यहाँ पे ये आपस में कट जाएंगे। ओके, क्या बचा हमारे पास, F1 डैश प्लस F2 डैश दैट इज इक्वल टू d अपॉन dt P1 प्लस P2। ये सारे आपके पास वेक्टर राशियाँ हैं, तो वेक्टर का निशान आप लगाते रहिए। माना M1 और M2 पिंड V1 तथा V2 वेग से गतिशील है। M1 M2 जो पिंड हैं वो V1 और V2 वेग से क्या है, गतिशील हैं। तो संवेग बराबर हम जानते हैं M × V होता है, तो P1 दैट इज इक्वल हो जाएगा M1 V1 और P2 दैट इज इक्वल हो जाता है M2 V2। ये जो मान यहाँ पर है P1 P2 के समीकरण नंबर 6 में हम रख देते हैं, मान 6 में रख देंगे। तो इस प्रकार से आपको आ जाएगा F1 डैश प्लस F2 डैश दैट इज इक्वल टू d अपॉन dt पोस्ट में M1 V1 प्लस M2 V2। F1 डैश पहले कण पर लगने वाला बल तथा F2 डैश दूसरे कण पर लगने वाला बल का योग है। F1 डैश दूसरे पहले कण पर लगने वाला बल, ये दूसरे कण पर लगने वाला बल का क्या है, योग है। अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं, F के बराबर लिख लेते हैं। अतः क्या है आपके पास F दैट इज इक्वल टू d अपॉन dt M1 V1 प्लस M2 V2। V1 हम जानते हैं वेग है, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो हम यहाँ पर V1 का मान लिख लेंगे, चूँकि V1 दैट इज इक्वल होता है dR1 बटे dt। R1 यहाँ पर जो है स्थिति सदिश है, विस्थापन है, dt समय हो गया है, समय अंतराल dR1 बटे dt। इसी प्रकार V2 दैट को हम लिख सकते हैं dR2 बटे dt। समीकरण नंबर 7 में मान रख देंगे, तो F दैट इज इक्वल टू d अपॉन dt कोस्ट M1 dR1 बटे dt प्लस M2 dR2 बटे dt। यहाँ पर d अपॉन dt कॉमन ले लेंगे, तो F दैट इज हो जाएगा ये d स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर इंटू M1 R1 बच जाएगा प्लस यहाँ पर M2 R2 बच जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंश और हर में जो राइट साइड आपके पास है इसके अंश में और हर में क्या कर देंगे, M1 प्लस M2 से गुणा करने पर। ठीक है, केवल जो आप राइट साइड में करेंगे दाएं पक्ष में, तो F दैट इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर, ये वैसे लिख लेंगे हम M1 R1 प्लस M2 R2, इसके में भाग दीजिए M1 प्लस M2 और गुणा भी कीजिए M1 प्लस M2। ठीक है, M1 प्लस M2 को बाहर ले लेंगे, F दैट इज इक्वल हो जाएगा M1 प्लस M2, बाकी ऐसे लिखिए d स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर इंटू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने निकालना है दो जो बिंदु हमारे पास थे, दो कण जो थे उनका जो हमने द्रव्यमान केंद्र का मान ज्ञात करना है। तो माना RCM बराबर
M1R1 प्लस M2R2 बटे M1 प्लस M2, इसको हम क्या मान लेते हैं, RCM मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या मान लेना है, RCM। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F दैट इज इक्वल टू M1 M2 M1 प्लस M2 डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर RCM। ठीक है, F बराबर M इंटू ए होता है, जहाँ M क्या है, M प्लस M1 प्लस M2 का योग है। संपूर्ण द्रव्यमान, दोनों कणों का द्रव्यमान M दैट इक्वल टू M1 प्लस M2, और ए क्या है यहाँ पर, ए त्वरण है, डी स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर RCM, ये क्या हो गया, त्वरण हो गया है। ठीक है, अतः द्विकण निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM दैट इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसको नंबर 8 मान लेंगे। तो ये द्विकर्ण निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश का सूत्र यहाँ पे हमको प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है, विशेष स्थिति। पहला यदि आपके पास लेते हैं, यदि हम क्या लेते हैं यहाँ पर M1 बराबर लेते हैं M2 के, M1 और M2 के आपस में क्या है, दोनों कण जो है द्रव्यमान का समान है। ठीक है, तो उसी अवस्था में RCM बराबर MR1 प्लस MR2 बटे M प्लस M, और इसको हम लेंगे यहाँ पर MR1 प्लस R2 बटे 2M, M से M कट जाएगा, तो ये आपका RCM दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बटे 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र का मान की स्थिति का जो हमको पता लग जाएगा कि RCM सेंटर ऑफ मास की स्थिति सदिश का क्या है। इसको हम वेक्टर से लेंगे, द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों के बीच में होगा। इस अवस्था में यहाँ पर जो आपके पास द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा, यहाँ पर स्थित होगा। ठीक है, इस स्थिति में द्रव्यमान केंद्र स्थित होगा, जबकि दोनों पिंडों का द्रव्यमान क्या है, समान है। उस अवस्था में इन दोनों जो कण है या दोनों जो पिंड आपके पास हैं, इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, इन दोनों कणों के बीच में स्थित होगा। ओके, सेकंड कंडीशन लेते हैं, यदि RCM मूल बिंदु पर स्थित है, RCM कहाँ पर है, इस मूल बिंदु पर सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र स्थित है, उस अवस्था में RCM का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रखते हैं, समीकरण में 8 में मान रखेंगे, क्या आएगा आपके पास M1R1 प्लस M2R2 दैट इज इक्वल क्या हो जाएगा 0, और M1R1 दैट इज इक्वल हो जाएगा माइनस M2R2, और इसको मॉडुलस करेंगे यहाँ पर M1R1 दैट इज इक्वल हो जाएगा M2R2। अदिश रूप में इसको अगर हम लिखते हैं तो M1R1 बराबर हो जाएगा M2R2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पिंडों का जो आघूर्णों का जो योग होता है, इस अवस्था में क्या होगा, 0 होगा। पिंडों के आघूर्णों का जो योग होगा क्या होता है, इस अवस्था में 0 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दो कणों की निकाय का द्रव्यमान केंद्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आपके समझ में आएगा और आया होगा। इसी विश्वास के साथ आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी ढंग से करते रहिए।